सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत अध्याय पढ़ने जा रहे हैं और जो गदखंड से लिया गया है। इसमें राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में बताया गया कि राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभाव, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1967 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिला। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है पतितों के देश में, उनका जो उपन्यास लिखा हुआ है। उसके बाद चिता के फूल उनकी कहानी है, अम्बबाली नाटक है और माटी की मूर्तें यह एक रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण है उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। अब आइए उनके द्वारा लिखित हम इस पाठ को पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और कबीरपंथियों की सी कनपट्टी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यही नहीं माना जाएगा कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोह को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे। किसी भी चीज में नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वे दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो खुद खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। उनके घर से 4 कोस दूर पर था एक कबीरपंथी मठ से मतलब। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते थे। इन सब के ऊपर में तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलती। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ के रिमझिम है। समूचा गांव खेतों पर उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ू पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठती। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है।
उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने में चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों की कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतें कोई होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगते हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? भादव की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिहूक